Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 23. पिछले लेक्चर में हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग और को ख़त्म किया था और ग्रीडी एल्गोरिदम स्ट्रेटजी जो है वो स्टार्ट की थी। सबसे पहले हमने ग्रीडी एल्गोरिदम स्ट्रेटजी के बारे में समझा कि क्या होती है और उसकी क्या मोटिवेशन है, वो हमने डिस्कस की। और फिर उसके बाद हमने आगे जाके मज़ीद उसकी एक एल्गोरिदम या उसकी एक एग्जांपल कवर की जो कि कॉइन चेंज प्रॉब्लम थी। और सबसे पहले हमने उसकी मोटिवेशन को देखा और फिर उसका एल्गोरिदम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम ग्रीडी स्ट्रेटजी को जारी रखते हुए एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि हाफमैन इनकोडिंग टेक्निक है और इसका एल्गोरिदम भी देखेंगे। सबसे पहले आज हम इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स फिर इसका एल्गोरिदम आएगा, एनालिसिस भी देखेंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और काफ़ी फेमस टेक्निक है जिसको हम हाफमैन इनकोडिंग कहते हैं। हाफमैन इनकोडिंग इज़ द डाटा कंप्रेशन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो हाफमैन इनकोडिंग टेक्निक जो है वो बेसिकली डाटा इनकोड करने के लिए इस्तेमाल होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको डाटा कंप्रेशन टेक्निक भी कह सकते हैं। आप देखते हैं कि आप अपना डाटा कंप्रेस करते हैं अपनी कंप्यूटर में या लैपटॉप में। आप ये कहते हैं कि मैंने अपना लार्ज डाटा जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है उसको यूज़ करके मैंने उसको कंप्रेस करना है और उसकी जो सारी सिचुएशन है वो मैंने कंप्लीट करनी है। तो उस हवाले से मैंने जो चीज़ आपको यहाँ पे बताई है उसका मतलब ये है कि आप कोई भी फ़ाइल लें अपने लैपटॉप में, उसका साइज़ फ़र्ज़ करें 1 गीगा बाइट है, यानी 1 GB की वो फ़ाइल है। आप उसके कंप्रेस करें तो उसका तकरीबन आप 70% या जितना मर्ज़ी चाहें साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं कंप्रेस करके। और इसी टेक्निक को हम डाटा कंप्रेशन कहते हैं। द डाटा compression play a significant role in the computer network to transmit data and its destination faster. It is necessary to either increase data rate of the transmission media or to simply send less data. इसका मतलब ये है, आप अगर नेटवर्किंग आपने पढ़ी हो तो उस नेटवर्किंग में जब डाटा एक सेंडर से डेस्टिनेशन तक जाता है तो दरमियान में उसको प्रोसेस किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है ताकि जल्दी वो डाटा जा सके। साइज़ कम करके हम साइज़ रिड्यूस कर देते हैं ताकि उस जल्दी डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सके और उसके बाद उसका काफ़ी हद तक साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। बाद में वो जल्दी पहुंच जाएगा तो दोबारा उसको डीकम्प्रेस कर लिया जाता है रिसीविंग साइड पे। इम्प्रूवमेंट विद रिगार्ड द ट्रांसमिशन मीडिया हैज़ लेड टू इंक्रीज़ इन द रेट। तो यहाँ पे यानी ट्रांसमिशन मीडिया पे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। इट हैज़ द ऑप्शन टू सेंड डेटा बाय द मीन्स ऑफ द डाटा कंप्रेशन एंड दिस कंप्रेशन मेथड्स आर यूज्ड फॉर टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ पे अब हम ये जो कंप्रेशन की टेक्निक है वो अपने डाटा पे अप्लाई करते हैं। डाटा जिस फॉर्म में है, टेक्स्ट पे है या इमेजेस में है, वीडियोस में है या वॉइस है या कोई और टाइप है, उन सब के ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो देखनी है। उसके बाद हाफमैन इनकोडिंग इज़ मेथड टू कंप्रेशन फॉर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये जो हाफमैन की टेक्निक है, हाफमैन कोडिंग की टेक्निक, ये आमतौर पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होती है। इट मेक्स यूज़ द बाइनरी ट्री टू डेवलप द कोड्स वेरिंग द लेंथ फॉर लेटर्स यूज इन ओरिजिनल मैसेज। अब उसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। इस टेक्निक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम एक बाइनरी ट्री बनाते हैं जो कि आपके मैसेज या उस डॉक्यूमेंट्स के जो लेटर्स होते हैं उनकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। हाफमैन कोड इज़ द पार्ट ऑफ द JPEG इमेज कंप्रेशन स्कीम। अगर आप JPEG इमेज से वाकिफ़ हैं, आप JPG इमेज को बोलते हैं, इनकी कंप्रेशन के अंदर भी हाफमैन की कोडिंग का एल्गोरिदम इस्तेमाल होता है।
and this algorithm was introduced by the David Hoffman is 1952 as part of course assignment at MIT। तो ये डेविड हॉफमैन साहब थे, उन्होंने 1952 के अंदर इस एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया जो कि आज काफ़ी फेमस है। टू अंडरस्टैंड द हॉफमैन इनकोडिंग द बेस्ट यूज टू द सिंपल एग्जाम्पल। अब आज के लेक्चर में मैं इसकी एग्जाम्पल देने लगा हूँ, अगले लेक्चर में हम इसका एल्गोरिदम ज़रा डिस्कस करेंगे, लेकिन आज ही के यानी वो एल्गोरिदम के स्टेप आपको तभी समझ आएंगे जब आज की एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से कंसीडर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और टेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, यानी ये एक छोटा सा टेक्स्ट लिया, आप कोई और टेक्स्ट भी ले सकते हैं, उस पर अप्लाई करें। इनकोडिंग द 32 करैक्टर फ्रेज, ये तकरीबन जो है वो 32 करैक्टर हैं, ये 32 करैक्टर का एक सेंटेंस है, इसको हम हॉफमैन इनकोडिंग यूज़ करके इनकोड करेंगे यानी कंप्रेस करेंगे। If we send the phrase as messages networking using the 8-bit ASCII code, we would have to send the 256 bits। अगर आप इसको नॉर्मली ASCII कोड की मदद से कंप्रेस करें या इनकोड करें तो आपको पता है कि ASCII कोड का साइज़ होता है 8 बिट, हर बिट एक जो लेटर होता है वो 8 बिट लेता है मेमोरी में। अब वो 8 बिट जो हैं, अब ये 32 करैक्टर हैं तो टोटल कितने हो गए, 8 मल्टीप्लाई बाय 32, तो टोटल 256 बिट्स जो हैं लगेंगे इस मैसेज को भेजने के लिए। एंड यूजिंग द हॉफमैन एल्गोरिदम वी कैन सेंड द मैसेज विद ओनली 116 बिट्स। अगर हम यही टेक्निक यूज़ करें हॉफमैन इनकोडिंग की तो तब हम इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 116 बिट्स तक लेके जा सकते हैं। तो आप देखें कि काफ़ी बड़ी एक सेविंग हो रही है हमारी अगर हम हॉफमैन इनकोडिंग। अगर आप ASCII टेक्निक यूज़ करें तो 256 बिट्स लगेंगे ट्रांसफ़र होने में, और अगर आप इसको हॉफमैन इनकोडिंग से करें तो 116 बिट्स जो हैं वो आप सेव कर सकते हैं, यानी टोटल आप देखें कि तकरीबन 50% से भी ज़्यादा हमें सेविंग हो रही है। एंड लिस्ट ऑल लेटर्स यूज टू इंक्लूडिंग स्पेस अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी विद दे आर अकर इन मैसेज। अब मैं यहाँ पे मेथड डिस्क्राइब करने लगा हूँ जिसकी मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं सब यानी हमने तमाम उन लेटर्स को यूज़ करना है, उनके अंदर स्पेस है या न्यू लाइन करैक्टर है वो भी हम उसके साथ यूज़ करेंगे, और उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे कि एक लेटर ए जो है वो उस सेंटेंस में कितनी बार आया है, बी लेटर कितनी बार आया है, सी लेटर कितनी बार आया है, एंड सो फोर्थ, यानी हर लेटर की उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने नोट करना है। कंसीडर द ईच ऑफ दीज करैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी, यानी हर करैक्टर लेंगे उस सेंटेंस में जो यूज़ हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, यानी हर नोड के पेयर में ये दो चीज़ें होंगी, यानी हम बाइनरी ट्री बनाने लगे हैं। दे आर एक्चुअली लीफ नोड्स एज वेल। सी पिक द 2 नोड्स एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड इट रिक्वायर द टाई एंड पिक द रेंडमली अमॉन्ग्स दोज द इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि लीफ नोड्स में सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी वाले नोड होंगे वो लिखेंगे, उसके ऊपर वाले उससे ज़्यादा वाले, उससे ऊपर उससे ज़्यादा वाले, एंड सो फोर्थ। आखिर में वो होंगे ऊपर की तरफ जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेक ए न्यू नोड आउट ऑफ 2 एंड मेक 2 द नोड्स इज चिल्ड्रन। तो इसमें ज़ाहिर है 2 नोड्स बनेंगे और उनके एक नोड के 2 चिल्ड्रन होंगे। द न्यू नोड इज असाइन द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स चिल्ड्रन। हम जो नया नोड बनाएंगे यानी इन चिल्ड्रन से एक जो नया नोड बनेगा वो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके बनेगा। इसी तरह फिर उन आगे 2 नोड्स की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके इस तरह हम चलते चले जाएंगे और हमने रूट की तरफ जाना है, यानी ट्री के रूट की तरफ जाना है। एंड कंटिन्यू प्रोसेस एंड कंबाइनिंग द 2 नोड्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अनटिल द 1 नोड द रूट विल रिमेन्स, यानी एक नोड जब तक नहीं आ जाता यानी वही रूट नोड, हम ये प्रोसेस तब तक जो है वो चलाते रहेंगे। अब आगे ये एग्जांपल मैं अब आपके सामने लेके आया हूँ, ये हमारा वही टेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज। इसको लेना है या आपको कोई और एग्जांपल या टेक्स्ट दिया गया है तो उसको लेना है। अब आपने हर लेटर की फ्रीक्वेंसी देखनी है। बेसिकली आप इसमें A to Z तक सारे लेटर आप इस तरह लिस्ट बना लें। न्यू लाइन और स्पेस को भी साथ मिला लें। मैंने न्यू लाइन NL लिखा है, SP के लिए स्पेस। अब मैंने एक एक करके कैलकुलेट, A इसमें कितनी दफ़ा आया है, 3 दफ़ा। ये देखें 1
ये 2 और ये 3। इसी तरह B कितनी बार आया है, 1 बार आया है B में बाइनरी में। D कितनी बार आया है, 2 दफ़ा। E 5 दफ़ा आया है। और बाकी सारे ये अब आप ख़ुद वेरीफाई कर सकते हैं, इनमें जितनी दफ़ा ये लेटर्स आए हैं मैंने उनको यहाँ पे लिस्ट आउट कर लिया है। अब हमने करना ये है, आपने अब ट्री बनाना है। अब ट्री में सबसे जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले हैं उनको मैंने सबसे नीचे लिख दिया, यहाँ पे NL, B, G, H, V और Y, और इनको मैंने 1-1 फ्रीक्वेंसी दी थी इसलिए ये सबसे पहले हैं। कुछ स्पेस छोड़ के उसके ऊपर आप 2 वाले कर लें, और ये देखें 2 वाले D, I, N, S ये मैंने दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये SP3 वाला है, इसको मैंने इधर डाल दिया है। उसके बाद ये फिर 3 वाले ऊपर आ गए बाकी, और बाकी 5 वाले आ गए। तो ये इस पैटर्न से आप इनको बनाते हैं। अब मेरा काम ये होगा कि मैं हर नीचे से 2 लीफ नोड्स लूँगा, उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक नया नोड बना दूँगा। ये मैंने काम करना है। यहाँ पे अब सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, V और Y, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये टोटल 2 हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऐड करूँगा, एक नया नोड बनेगा ये 2। इन दोनों नोड्स को मैंने ऐड किया तो ये देखें 2 बना। उसके बाद अब आगे चलें, यहाँ पे अब मैंने इन दोनों नोड्स को बनाया तो ये 2 और 2 4 हो गया। इन दोनों नोड्स को बनाया, ये भी 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद आप देखें कि मैंने यहाँ पे इसको और इसको मिलाया तो ये 5 हो गया, इन दोनों को मिलाया तो ये 6 हो गया। अब ये 2 रह गए, इन दोनों को मिलाया तो ये 5 और 5 10 हो गए, ये हो गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 6। अब ये बाकी हमारे पास ये 4 नोड बन गए। अब इनको मिलाएंगे तो ये 19 हो जाएगा, इसको मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा, और फाइनली आखिर में हमारे पास जब 2 नोड रह जाएंगे उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इन दोनों का सम बन जाएगा 33। अब ये प्रोसेस आपने शुरू किया, ट्री बना दिया, बाइनरी ट्री। अब ये बाइनरी ट्री जो है ये बन गया। अब आगे क्या प्रोसेस करना है अब आगे मैंने फ्रीक्वेंसीज़ को देख के ये सारा प्रोसेस होगा। यहाँ तक मुकम्मल करने के बाद आगे लिस्ट ऑल लेटर यूज इंक्लूडिंग स्पेस, यानी ये वही बात है पुरानी, ये दोबारा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्लाइड मैंने दोबारा दिखाई है यहाँ पे, और ये भी वही दोबारा स्लाइड आपको दिखाई है। अब ये प्रोसेस अगला, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब मैंने रूट से शुरू होना है, और रूट से शुरू होते हुए रूट के लेफ़्ट वाले नोड को 0 असाइन कर देना है, राइट वाले नोड को मैंने 1, और ये प्रोसेस नीचे तक करते चले जाना है। यानी रूट से लेके लीफ नोड्स तक मैं जा रहा हूँ अब, और शुरू से जो मेरा नोड होगा उसके लेफ़्ट वाले चिल्ड्रन को मैं 0 एलोकेट कर दूँगा, राइट वाले चिल्ड्रन को मैं 1 एलोकेट कर दूँगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने रिपीट करना है जब तक मैं लीफ नोड तक नहीं चला जाता। एंड 2 फिर उसके बाद हम कोड जो है वो हर नोड का बनाएंगे। अगला स्टेप ये होगा कि फिर हम उस रूट से लेके उस लेटर तक कोड जनरेट करेंगे। तो ये मैं अब आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें मैंने अब रूट से शुरू किया, और इसकी लेफ़्ट साइड को मैंने 0 एलोकेट कर दिया, राइट साइड को मैंने 1 एलोकेट कर दिया। इसी तरह फिर मैं इस नोड को लूँगा, इसके लेफ़्ट को मैं 0 एलोकेट कर दूँगा, राइट वाले को 1 कर दूँगा। यही प्रोसेस मैं देखें नीचे रिपीट करता जा रहा हूँ। तो अब यहाँ तक ये चीज़ मुकम्मल हो गई। तो ये आप देखें कि सिस्टमेटिक तरीके से मैं जा रहा हूँ, और यहाँ तक अब आप देखें कि ये मैंने मुकम्मल कर लिया। अब मैंने हर लेटर का कोड जनरेट करना है। अब फ़र्ज़ करें मुझे ए का कोड हाफमैन इनकोड चाहिए, यानी इसका ए का कितना बाइनरी कोड बनेगा, वो बनेगा रूट से शुरू हों और यहाँ तक जाएं, तो वो बना 0 0 और 0। इसका कोड बना 0 0 0 ए का कोड। उसके बाद मुझे अगर टी का कोड चाहिए तो क्या बनेगा, यहाँ से शुरू हों 0 0 और ये 1 इसका कोड। मुझे अगर डी का कोड चाहिए तो क्या बनेगा 0 1 0 0। अब देखें बड़ी आसानी से मैं सारे कोड जनरेट कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मुझे एन का कोड चाहिए तो कैसे बनेगा 0 1 1 0। इसी तरह एस का चाहिए तो 0 1 1 1। तो ये आप देखें कि सिस्टमेटिक तरीके से मैं यही प्रोसेस फॉलो करती। इधर से फिर यानी मुझे स्पेस का कोड चाहिए तो वो बनेगा 1 1 1 1। इसी तरह बाकियों के भी मैं कर सकता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे, और इसी को मैं यूज़ करके आगे आपको इनके कोड दिखा रहा हूँ। तो आप देखें कि इनके मैं सारे कोड जो मेरे तमाम लेटर्स थे उनके मैंने कोड लिख दिए।
अब जहाँ उस पैराग्राफ को लें और उस पैराग्राफ में जहाँ ए आया है वहाँ पे 000 आएगा, जहाँ पे न्यू लाइन है वहाँ पे 10000 आएगा, जहाँ पे बी है वहाँ पे 10001 आएगा, एंड सो फोर्थ। इसी प्रोसेस को अब आप देखें कि मैंने अब ये पूरा पैराग्राफ लिखा और उसमें ये मैंने पूरे कोड जनरेट कर दिए 01 में। सिर्फ मैं हाईलाइट, ये टी का कोड है, ये आर का कोड है, ये ए का कोड है, ये वी का कोड है और ये ई का कोड है। आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं पिछली स्लाइड से। तो ये देखें कि कितनी आसानी से एल्गोरिदम मैंने एक्सप्लेन कर दिया और उसको यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर दिया। तो आप इसको इजीली कोई और टेक्स्ट लेके उस पर अप्लाई करें ताकि इसकी प्रैक्टिस हो सके। उसके बाद मैं यहाँ पे ओरिजिनली यानी हमारे पास ये जो टेक्स्ट था ये 8 बिट पर करैक्टर यानी 256, यानी अगर मैं इसको आस्की कोड से बनाता यानी 8 बिट वाली टेक्निक से, तो टोटल जो बिट्स बनने थे, क्योंकि इसमें टोटल 32 हैं और 32 को अब 8 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा, यानी 32 नहीं है बल्कि ये ज़्यादा है, इसमें स्पेस और वो चीज़ें मिला के आप काउंट कर लें तो ये बनेगा इसकी लेंथ 264 बिट्स। अगर मैं इसको हाफ मैन इनकोड से करूं जैसे मैंने ये यहाँ पे किया है, ये बनते हैं 122 बिट्स। तो अब आप देखें इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, 54% का। आप देखें कि मैंने कितनी आसानी से 54% की रिडक्शन कर ली। तो ये चीज़ आप देखें कि हाफ मैन इनकोडिंग टेक्निक से आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और इसको मेरी सजेशन ये है कि आप घर में ख़ुद से एग्जांपल करें और इसको अच्छे तरीके से आप मैनेज करें। एक एग्जांपल लेके और इसको 1 बाय 1 ऐसे अप्लाई करें ताकि इसका एल्गोरिदम आपके जहन में स्टोर हो। मुझे उम्मीद है इसका एल्गोरिदम भी अब आप समझ गए होंगे कि यही प्रोसेस स्टेप हमने अप्लाई करने हैं और अगले लेक्चर में हम इसका एक नज़र एल्गोरिदम देख लेंगे तो वो भी काफ़ी आसान लगेगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।